मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, मैं अधिकतर लगन कुंडली से वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। सटीक भविष्य फल के लिए तो वर्क कुंडली देखना भी आवश्यक है, लेकिन फिर भी लगन कुंडली से कुछ ना कुछ आपका मार्गदर्शन हो जाता है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, मैं हमेशा आपसे वीडियो में बताता हूं कि आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, मेरा मनोबल ऊंचा होता है। और दो शब्द कमेंट्स में भी लिखें। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, कोई सुझाव है, कोई बात नहीं, डिसलाइक कर दीजिए और कमेंट्स में दो शब्द लिखिए ताकि मेरे भी ज्ञान की वृद्धि हो। तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, 25-30 पेज हाथ से पत्रिकाएं हो जाती हैं, पूरे जीवन का सार निचोड़ दिया जाता है, वर्क कुंडली के साथ में होता है, पूरा मार्गदर्शन हो सकता है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक नर्मदेहर काल सर्पदोष पितृदोष की पूजाएं कराता है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। आज के महत्वपूर्ण वीडियो में बहुत ही रोचक वीडियो है और हर राशि के लिए फायदेमंद है, किसी का भी कोई भी लगन हो, क्योंकि दसम भाव, ये दसम भाव है। हम हमेशा बताते हैं लगन और लगने स्वयं का प्रतिनिधि है, वो तो बलवान होना चाहिए ही चाहिए। बाकी की और भी ग्रह हैं, सभी का एक ही वीडियो में संभव नहीं है। आज हम बात करेंगे दसम भाव का महत्व क्या है और दसम भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति हो तो क्या प्रभाव मिलेगा। दूसरा प्रमुख रहेगा छठे भाव में मंगल और राहु का अंगारक योग क्या प्रभाव देता है, और दूसरे जो संबंधित कुंडली में कुछ छोटे मोटे योग होंगे उनका भी बता करके आपका मार्गदर्शन करेंगे। दर्शकों, यह है दसम भाव। दसम भाव ये 4 केंद्र है, 1 2 3 4 केंद्र है और हम केंद्र और त्रिकोण है, 5वां भी है, 9वां भाव त्रिकोण भी है, प्रथम भाव को त्रिकोण भी माना, केंद्र भी माना गया। हम ये मानते हैं कि केंद्र त्रिकोण माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान के स्थान है, लक्ष्मी नारायण स्थान है। इनका आपस में संबंध होना एक राजयोग कारक बनता है। लेकिन चारों केंद्रों का अपना अपना महत्व है और दसम भाव इनमें से सबसे शीर्ष केंद्र है। शीर्ष केंद्र है, दसम भाव है, जिसे कि कर्म भाव से भी जाना जाता है कि आप क्या कर्म करेंगे वो दसम भाव बताता है। अकेला कर्म ही नहीं, और भी बहुत कुछ है। मान सम्मान आपका दसम भाव से मिलता है। दसम भाव में कौन सा ग्रह है, दसम भाव का स्वामी कहां पर है, राज अधिकार सरकारी नौकरी आपको उसी से मिलती है। प्रशासन, दसम भाव प्रशासन है। आजीविका का है, आजीविका आप कौन सी करोगे वो दसम भाव की प्राथमिकता दी है। वो बात अलग है, लगन से और चंद्रमा लगन से देखना चाहिए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं दसम भाव की। कीर्ति का लाभ, आपकी प्रतिष्ठा कितनी होगी वो दसम भाव बताएगा। नेतृत्व करने की क्षमता आपका दसम भाव बताएगी। आत्मविश्वास भी है, व्यवसाय भी है, कंपटीशन में सफलता भी है, आपकी सास का भी भाव है, मान हानि का भी भाव है, अनुशासन का भी भाव है, राज्य मान्यता पद प्रतिष्ठा, ये सब का भाव दसम भाव है। इस दसम भाव से मिलता है। इनके गुरु सूर्य शनि बुध ये कारक ग्रह माने गए हैं। प्रतिष्ठा का जब हम विचार करते हैं तो हमको सूर्य शनि गुरु और चंद्रमा की भी स्थिति देखनी चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है। अगर राजा ठीक स्थिति में नहीं है तो बात नहीं बनेगी। चंद्रमा युवराज है, चंद्रमा भी बलवान होना चाहिए। जितने भी प्रतिष्ठावान लोग हुए हैं उनके सूर्य चंद्रमा बलवान है, तेजस्वी है, वो उनका मन अच्छा है, मानसिक स्वस्थता अच्छी है, क्योंकि चंद्र से मिलती है। और शनि न्याय का देवता है और गुरु अध्यात्म का कारक है, अध्यात्म की तरफ ले जाता है, प्रगति की तरफ ले जाता है, राज सत्ता दिलाता है गुरु। इन चार की स्थिति भी अच्छी है। बाकी तो लगन के हिसाब से है, ऐसा नहीं है कि इन्हीं का ही है। दो लगन हो, यानी लगन में दसम भाव और दसम बेस की अलग स्थिति है और इनका एक अलग योगदान है। लगन कोई भी हो, अगर सूर्य चंद्रमा आपके ठीक है तो ही आपको राज सत्ता मिल सकती है, नेतृत्व करने की क्षमता मिल सकती है, आप ऊंचे पद पर जा सकते हैं, पद प्रतिष्ठा मिल सकती है। बाकी अगर सूर्य और चंद्रमा ठीक स्थिति में नहीं है तो वो सब नहीं हो सकता। इन चारों में अच्छी स्थिति है, जातक पद और
सम्मान प्राप्ति कर सकता है। दसम भाव का विचार जातक के पूर्ण व्यक्तित्व का सूचक है, आगे क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अब इसमें गुरु की हम बात करें, मैं सूक्ष्म रूप से मैं बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दसम भाव में गुरु, यहां पर दसम भाव में गुरु हो, कोई भी लगन की राशि हो, दसम भाव में गुरु हो, तो दसम भाव में गुरु शुभ स्थिति में हो तो जातक धर्मात्मा बनता है, शुभ कर्म करने वाला होता है, अधिकार और पद मिलता है शुभ स्थिति में, माता पिता का भक्त होता है, तीर्थ आदि भी कराता है। गुरु पंचमेश होकर के दसम भाव में हो तो पितरों का सुख और राजयोग बनता है, पितृ भी उसके राजयोग कारक उसकी ध्वजा को आगे चढ़ाते हैं। अगर यहां पर दसम भाव में गुरु पुरुष राशि में हो, पुरुष राशि कौन सी है? मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि और कुंभ राशि, सामान्य तौर पर मैं बता रहा हूं, उनमें अगर हो तो संतान थोड़ी होती है। और यहां पर गुरु अगर स्त्री जाति में हो, स्त्री जाति राशि कौन सी होती है? वृषभ राशि है, कर्क राशि है, कन्या राशि है, वृश्चिक राशि है और मकर और मीन राशि में है तो संतान अधिक होती है। ये सामान्य रूप से मैं बता रहा हूं, बाकी तो ग्रह किसी से। यदि गुरु यहां पर केंद्राधिपति दोषी हो, दो केंद्रों का स्वामी हो और उसका दोष भंग नहीं हो तो अपनी दशा अंतरदशा में लंबी बीमारी देता है। नीच राशि में हो, यहां पर गुरु अगर नीच राशि में हो, क्योंकि गुरु की नीच राशि मकर राशि मानी गई है, जब यहां पर नीच राशि होगा तो नवम भाव में धनु राशि होगी, धनु राशि भाग्य भाव में होगी। नीच राशि में हो तो नीच राजयोग बनता है, नीच राशि में हो नीच राजयोग बनता है और दसम भाव से अपने भाव से द्वितीय भाव में आ जाता है, धन की उसको अच्छी मिलती है। परिश्रम करा करके मिलेगा वो तो अलग बात है, लेकिन धन का उत्तम लाभ होगा परिश्रम करने से होगा, फिर भी नीच राशि में बलवान स्थिति में हो तभी होगा, क्योंकि नौ भाव भाग्य भाव है और भाग्य भाव से द्वितीय भाव में गुरु आ जाता है तो अच्छा लाभ देता है धन। और केंद्र त्रिकोण का संबंध बनता है, ये त्रिकोण है तो केंद्र आ जाता है, ये केंद्र त्रिकोण का संबंध बनता है, इसको नीच राजयोग माना गया है। दूसरी तरफ लगन अगर शुक्र और शनि की राशि का हो, जैसे शुक्र और शनि की राशि कौन सी आएंगी? यहां पर वृषभ दो हो, यानी वृषभ राशि हो, तुला राशि हो, मकर राशि हो और कुंभ राशि हो और दसम भाव में थोड़े से उत्तम फल नहीं मिलते, कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है। क्यों आ जाती है? कि यहां पर वृषभ राशि होगी तो यहां पर एक कुंभ राशि आएगी, कुंभ राशि पाप ग्रह की राशि में होगा, फल तो देगा लेकिन उतने अच्छे नहीं देगा। और तुला लगन हो तो यहां पर कर्क राशि में उच्च राशि में तो होगा लेकिन वह तीसरे और छठे भाव का स्वामी होगा, तृष्णाय होता है, देगा लेकिन उतना दिल खोल करके नहीं देगा। अब अगर मकर लगन में हो तो मकर लगन यहां पर हो, दशा राशि हो तो गुरु द्वादश भाव का स्वामी बनता है, पित्ताजनक आ जाता है, तो कहने का मतलब उनमें थोड़ी सी उत्तम फल नहीं मिलते क्योंकि धनु राशि हो जाती है। और कुंभ लगन यहां पर हो तो गुरु की दो राशि आती है, धनु राशि यहां आती है और मीन राशि यहां आती है, वरदान होता है धन के लिए। लेकिन दसम भाव में हो जाना, एकादश भाव आमदनी से द्वादश हो जाना देगा, ऐसा नहीं है केंद्र में आने के बाद तो देगा, ऐसा नहीं है अब द्वितीय भाव का एकादश भाव का दसम होगा देगा लेकिन उतना अच्छा नहीं होगा, थोड़ी सी कमी नहीं रह जाएगी। तो ऐसा आपको मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर स्थिति कमजोर है तो आपको गुरु भी देने वाला नहीं है। तो मैंने आपको दसम भाव में साधारण तौर पर सिंपल तौर से मैं आपको सभी राशियों में बता दिया। अब बात करते हैं छठे भाव में अंगारक योग। यहां पर आपका छठा भाव है, राशि कोई भी हो, अंगारक योग हो छठे भाव में तो जातक को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, स्वास्थ्य संबंधित परेशानी आती है, शत्रुओं से नुकसान होता है, कर्ज का संकेत देता है। क्यों? मंगल के साथ राहु है और यहां पर मंगल छठा भाव रोग ऋण का भी तो है और राहु की नवम दृष्टि द्वितीय भाव पर चली जाती है तो कर्ज का भी पड़ता है, स्वास्थ्य का भी फर्क पड़ता है, कर्ज का कारण बनता है क्योंकि राहु द्वितीय भाव को देगा, तनाव रहता है, चिंता रहती है, निराशा की भावना दे सकता है, परंतु संघर्ष का भाव है, अपनी समस्याओं को हल करने और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित भी करता है। यहां पर छठे भाव अगर बाकी ग्रहों की स्थिति ठीक हो तो यहां पर मंगल राहु का अंगारक योग आपको प्रेरित करेगा, संघर्ष करा के लेगा, आप कुछ ना कुछ ले लेंगे,
बाकी ग्रह के ठीक होना चाहिए, शत्रुओं से ऐसे को दूर रहना चाहिए। व्यवसाय में उतार चढ़ाव तो दे देगा, खर्चा भी अधिक दे देगा, क्योंकि पंचम दृष्टि यहां पर व्यवसाय पर जाएगी और सप्तम दृष्टि द्वादश, तो खर्चा भी देगा, व्यवसाय में भी थोड़ी सी, लेकिन संघर्ष करके आदमी ले जाएगा, लेकिन बाकी ग्रहों की स्थिति अनुकूलता होने के बाद में होगी। तो मैंने आपको आपकी कुंडली में कोई भी लगन की कुंडली हो, दसम भाव का क्या महत्व है और दसम भाव में गुरु को कैसा प्रभाव देगा, थोड़ा सूक्ष्म रूप से मैं बताया। लंबा तो बहुत बड़ा चैप्टर है, कई दिन लग जाएंगे। और छठे भाव में मंगल का अंगारक योग हो। अब इससे संबंधित जो हमारे पास कुंडली आई है उसमें हम 2 मिनट विचार करते हैं। दसम भाव का महत्व मैंने आपको बता दिया, दसम भाव में देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव मैंने बता दिया, छठे भाव में अंगारक योग बता दिया क्या होता है। अब कुंडली में देखते हैं, जातक का जन्म 19 मार्च 97 शुक्ल पक्ष एकादशी पुष्कर 2 बुधवार को हुआ। जन्म नक्षत्र पुष है और 22वां नक्षत्र भरनी, शुक्र विनाशकारी बन गया है। शुक्र विनाशकारी बन गया, शुक्र द्वितीय भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है, विनाशकारी बन गया, जो अपनी दशा अवशा में शुभ फल नहीं देगा। आगे चलते हैं। जन्म के समय मेष लगन हुआ, मेष लगन की 15 डिग्री विराजमान है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा अपनी राशि में 9 डिग्री लेकर के बलवान है, एकादशी का है, शुक्ल पक्ष का है, बलवान है। छठे भाव में मंगल और राहु की युति है, अंगारक योग है। और दसम भाव में नीच राशि में गुरु है। दर्शकों, मकर में जब गुरु नीच राशि का होता है तो 5 डिग्री पर माना जाता है। वैसे मकर की नीच राशि होती है, लेकिन यहां पर गुरु 9 भाव का स्वामी, भाग्य भाव का स्वामी है, तो भाग्य भाव से दूसरे भाव में देगा तो अच्छा देगा, धन और मान कुछ देगा, लेकिन परिश्रम करा करके देगा। द्वादश भाव में यहां पर सबसे ज्यादा नकारात्मक मिल गया। द्वादश भाव में मीन राशि में केतु 5 डिग्री है, शुक्र 1 डिग्री है, सूर्य 4 डिग्री है, बुध 12 डिग्री है, शनि 14 डिग्री है। शुक्र से शुक्र भी अस्त है, बुध भी अस्त है, शनि भी अस्त है और सूर्य के साथ केतु है, शापित हो गई। हमारे विद्वानों का मत यह रहता है कि सूर्य और चंद्रमा के साथ केतु होने से शापित हो जाती है, बाकी ग्रहों के साथ कोई भी हो, राहु हो तो वह भी शापित हो जाती है। क्यों? अशुभ योग बन जाता है। जैसे मंगल के साथ अंगारक बन गया, शनि के साथ शापित बन गया और गुरु के साथ चांडाल योग बन गया, शुक्र के साथ भोगखंड योग बन गया, बुध के साथ जड़त्व योग बन गया। ये सब अशुभ है, ये राहु के दिए हुए। और राहु है कौन? राहु पिता में है, कहीं ना कहीं आपके पुरुष अतृप्त योनि में है और उसका प्रभाव है और आपने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। और जब मंगल राहु का प्रभाव आपका आता है, छठे भाव में आता है या लगन में आता है, पंचम में आता है, यानी कहीं पर भी लगा लो, मंगल और राहु का जब प्रभाव आता है तो क्यों आया? दर्शकों, आधुनिक में आज सब देखते हैं जमीन जायदाद के पीछे कितना झगड़ा चलता है। अगर किसी आदमी ने पूर्व जन्म में किसी की जायदाद को हड़प लिया है, जमीन जायदाद क्यों? मंगल भूमि पुत्र है, तो अंगारक योग आ जाएगा। और मंगल दर्शकों पत्नी के लिए अशुभ माना जाता है, लेकिन मांगलिक भी है। मंगल की शुभ स्थिति अच्छी हो, चतुर्सात तो घर में मांगलिक भी होते हैं और किसी ने स्त्री के साथ व्यभिचार की भावना से किया तो भी यह दोष आ जाता है। तो दर्शकों, किसी का हक, किसी का जमीन जायदाद का हक को हड़पने की कोशिश मत करो। आगे जब आप जन्म लोगे या आपकी संतान जो जन्म लेगी, आपका किया कर्म आपके संतान को आएगा। ये मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा है। मैंने इससे पहले भी आपको वीडियो में बताया, जैसा कि आज जो वीडियो है उसमें सप्तम भाव उसका पीड़ित था तो उसके बच्चे का भी सप्तम भाव पीड़ित हुआ। ये ऋण है, देना पड़ेगा, औलाद को जाएगा। आप नहीं परेशान होगे तो आपके कर्मों का प्रभाव औलाद के ऊपर भी पड़ेगा। तो ऐसे जो है मंगल राहु का योग आ जाता है। द्वादश भाव में शनि अस्त है, शनि दसम भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी शनि अस्त है। बुध अस्त है, बुध वाणी का कारक है, बुद्धि का कारक अस्त है। शुक्र अस्त है, शुक्र भोग विलास का कारक है, विवाह का कारक है। पुरुष जाति की कुंडली है, विवाह में परेशानी आएगी, विवाह हो भी गया तो दाम्पत्य सुख में परेशानी आएगी। और शुक्र द्वितीय भाव और सप्तम भाव का स्वामी है और द्वादश भाव में अस्त हो गया। द्वादश भाव में शुक्र खुश होता है बैठ करके, लेकिन अस्त हो गया, प्रभावहीन है, 1 डिग्री पर है, तो विवाह में भी परेशानी आ गई। शनि और बुध शुक्र अस्त हो गए। शनि दसम भाव का स्वामी है, एकादश भाव का स्वामी है। दसम भाव का स्वामी जो हमने इतनी तूती को बताई, दसम भाव का महत्व बताया, उसका स्वामी तो अस्त हो गया, तो कितना भी गुरु देगा तो प्रभाव में कमी आ जाएगी। आप एक गुरु को भी देखते हैं, शुक्र अस्त हो गया तो दाम्पत्य सुख विवाह में परेशानी आ गई। और सूर्य दर्शकों पंचमेश है
और द्वादश भाव में चला गया, केतु से शापित योग बन गया, संतान शिक्षा में भी परेशानी आएगी, वंश की हानि होगी, वंश नहीं चलेगा। और द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र एक यहां पर आ गया, द्वादश में आ गया, कोषाध्यक्ष द्वादश में आया, खर्च अधिक होगा। और 5 ग्रह 1 2 3 4 5 ग्रह द्वादश भाव में है, खर्च का अधिक। और दोनों ये भी देख रहे हैं, 7 ग्रह यहां से देख रहे हैं, यानी ये शनि बुध सूर्य शुक्र सभी केतु से और सूर्य से पीड़ित हो गए। कोई अस्त है तो सूर्य पीड़ित हो गया, ये सभी ग्रह चले गए। अब बात देखते हैं आगे क्या होता है। यहां पर चंद्रमा उच्च राशि में गुरु देख रहा है, माता भूमि मकान का अच्छा सुख तो होगा, परंतु केतु की पंचम दृष्टि चंद्रमा को पीड़ित के लिए मानसिक बल कमजोर हो रहा है, उसमें भी घाटा हो, यानी चंद्रमा भी पीड़ित हो गया। और मंगल राहु का अंगारक ने राहु ने गुरु को भी पीड़ित कर दिया, तो बचा कौन? कोई भी नहीं बचा। 22वां नक्षत्र शुक्र विनाशकारी बन गया, शनि बुध शुक्र अस्त हो गए, सूर्य के साथ केतु शापित हो गया, शुक्र के साथ केतु, दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ गई। लाल किताब तो ये कहती है जिसकी कुंडली में अगर शुक्र के साथ केतु है, उसके घर में ऐसा विचार बनता है, ऐसी स्थितियां बनती है कि पड़ोसी का भी दाम्पत्य सुख में असर आ जाता है। लगन से सप्तमें शुक्र द्वादश भाव में है, लगन कुंडली से सप्तमें शुक्र बनता है, द्वादश भाव में अस्त आ गया। चंद्रमा लगन से सप्तमें शनि बनता है, चंद्रमा लगन से सप्तमें शनि बनता है, शनि भी अस्त आ गया। चंद्रमा लगन से 9 भाव में अस्त हो गया, कहने का मतलब अस्त हो गया। विवाह में बाधा आ गई, दाम्पत्य सुख में परेशानी आएगी, व्यवसाय में परेशानी आ गई, क्यों? यहां पर गुरु भी पीड़ित हो गया और शनि दसम भाव का स्वामी द्वादश भाव में अस्त हो गया। कहां से व्यवसाय मिलेगा? गुरु पर राहु का प्रभाव आ गया, कोई व्यवसाय नहीं, विवाह में बाधा आ गई, व्यवसाय नहीं, गुरु पर प्रभाव आ गया, खर्च अधिक, धन हानि होगी। चंद्रमा पर केतु का प्रभाव है, कुछ नहीं बचा है, कोई उपाय कुछ काम नहीं करेगा, भाई संघर्ष करना पड़ेगा। जब सभी ग्रहों की ऐसी स्थिति हो गई तो कौन सा उपाय काम करना पड़ेगा? उपाय होता है एकादश का। जातक कहता है गुरु जी मैंने शादी के लिए बहुत जप करा लिए, गुरु के जप करा लिए, शुक्र के जप करा लिए, केतु के जप करा लिए, बहुत पैसा खर्च कर लिया, कुछ नहीं हुआ। दर्शकों, कुछ नहीं होगा इस तरह के ग्रहों में। हां, एक तह आपको थोड़ी सी शांति अवश्य मिल जाएगी, करके देख लो। ये ग्रह क्यों आए हैं? आपके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर आए हैं। आपके पूर्वज अतृप्त योनि में घूम रहे हैं, शापित कुंडली है, और उनका आप नारायण बलि श्राद्ध, प्रेत बलि श्राद्ध, भूत बलि, नाग बलि श्राद्ध करके उनकी मुक्ति को दिलाइए, ताकि ये योग यहीं तक रह जाए। हो सकता है आपको कुछ फायदा मिले। और सूर्य को बलवान रखिए, सूर्य को बलवान रखिए, और श्राद्ध आदि पितरों का श्राद्ध आपकी नियत उनकी श्रद्धा से निकालिए। हो सकता है कुछ मिल जाए, लेकिन इतने सभी ग्रह अशुभ स्थिति में है, तो आपको थोड़ा सा परिश्रम करके, संघर्ष करके करना पड़ेगा। एक सूर्य को अर्घ मात्र देने से, सूर्य को बलवान होने से इन सब ग्रहों को छोड़ देगा, जो अस्त है उनको छोड़ देगा, कुछ ना कुछ तो प्रभाव देंगे। बदला नहीं जा सकता दर्शकों, सिर्फ थोड़ी सी राहत ली जा सकती है। मैं इसलिए खुल करके बोलता हूं, मैं स्पष्ट बोलता हूं वीडियो में कि आपके कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा। अगर आप उपाय करोगे तो इतना है, आपको कुछ फायदा मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? आप अगर 10 रुपए का नुकसान लेकर के आए हो इस जन्म में, ये पूरे जन्म का प्रभाव है, तो आपके 10 रुपए तो नुकसान होंगे, लेकिन आपने कुछ भगवान प्रभु की कुछ उपासना की, कुछ उपाय किए, तो वो इतने पैसे दे देगा कि आप 10 रुपए का नुकसान भूल जाओगे, आपको महसूस नहीं होगा। कर्ज तो अदा करना पड़ेगा। पितृदोष निवारण करें, पितृदोष निवारण करके मंगल का और गुरु का रत्न यहां पर लगन में धारण करें, चंद्रमा का भी रत्न धारण करें, आपको अवश्य राहत मिलेगी, आपका मार्गदर्शन अच्छा होगा, कुछ ना कुछ आपको अवश्य फायदा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो दर्शकों मैं कहूंगा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो भी आपका मार्गदर्शन करे और मेरा मनोबल भी ऊंचा हो। धन्यवाद।